नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने यूपीसीएल और यूजेबीएनएल के एमडी समेत कई अफसरों को दिए निर्देश। सभी अफसर सेवा विस्तार पर कर रहे थे काम। चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए बनेगी एसओपी। गर्भगृह व परिसर में फोटो वीडियो बैन। पूजा शुल्क में हुई बढ़ोतरी। ऋषिकेश में एलपीजी गैस की जमाखोरी का भंडाफोड़। प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने बरामद किए 135 कमर्शियल सिलेंडर। हल्द्वानी में बनभूलपुरा के 4300 परिवारों के पुनर्वास की तैयारी। 21 मार्च से लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप। उत्तराखंड में 4 साल में मिले 2512 करोड़, फिर भी फर्श पर बैठते 41,500 विद्यार्थी। नैनीताल में बिजली पानी की आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन। नगरवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तराखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए विशाल सिंह ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने इसकी घोषणा की है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने पलायन, बेरोजगारी, विलेज और पहाड़ी विकास क्षेत्र जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। पार्टी ने स्थानीय उद्योग, पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप के जरिए रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो मूलभूत इस टाइम जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इस टाइम करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पलायन की तो है ही है। उसके अलावा पहाड़ों में उसके पीछे रीजन नहीं देखते, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। बहुत सारा उत्तराखंड के जो जिले हैं, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, ऊधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में ही पड़ रहा है। कारण क्या है? वहाँ का युवा भी उसको रोजगार नहीं है। शक्ति पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी पवन वर्मा हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे अभी संगठन में हमने परिवर्तन किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो अभी हाल ही में इनको विशाल ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी संबंध में आज मैं यहाँ आया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 4300 से ज्यादा परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाए जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने आवास योजना के लिए क्षेत्र में फॉर्म बांटने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गत माह में आदेश निर्गत किए गए थे, उसके अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन प्राप्त करने के लिए 6 लोकेशंस पर कैंप लगाए जाने हैं। उसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। उस टीम में विभिन्न विभागों के साथ साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसमें नामित किए गए हैं। उन सभी को यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था नगर निगम के द्वारा, और सभी को ये बताया गया है कि उनको आज से फॉर्म वितरण का कार्य करना है। उसके बाद सभी 6 लोकेशंस पर 20 तारीख से 31 तारीख के मध्य कैंप का आयोजन किया जाना है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते 3 दिनों से बिजली बाधित होने से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। बिजली न होने से नगर के नल सूखे हैं। पीने के पानी के लिए नगरवासियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते नगरवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। नगर में बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोग के साथ मिलकर व्यापार मंडल ने नैनीताल विद्युत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर 24 घंटे के भीतर नगर में बिजली आपूर्ति सुचारू करने की चेतावनी दी है। आइटम सब खराब हो गए।
विगत 3 दिन से पानी और जो बिजली है जैसी जो आधारभूत जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो निरंतर यहाँ से गायब है शहर के अंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पूरा शहर है ये पूरी अंधेर नगरी हो चुकी है। तो इसको लेकर ये केवल व्यापारियों का कहें हम किसी का उनका ये व्यापारियों का, तो ये मैंने थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ कि व्यापारियों का ये आंदोलन नहीं था। ये नैनीताल नगर का जो आम जनता है, जो जनमानस है, जो इस व्यवस्था से त्रस्त है, जो परोक्ष रूप से प्रभावित होने का काम कर रही है, उनका जो आक्रोश था वो निश्चित तौर पर वो बाहर निकल कर आया है। और हमने जो संबंधित विभाग हैं, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, हम उनसे आग्रह और निवेदन आज करने आए थे कि भैया अगर इस प्रकार की अगर लचर व्यवस्था इस शहर के अंदर रहेगी तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय पर न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा नैनीताल शहर इन जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध लामबंद होने का काम करेंगे। 36 घंटे से यहाँ पे बारिश नहीं है, जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है और जनता बहुत त्रस्त है। नैनीताल में 5-5 फीट बर्फ गिरा करती थी, उसमें भी 24 घंटे के अंदर नगर पालिका, जब पूर्व में नगर पालिका सम्मत था विद्युत विभाग, तब भी हमें लाइट मिल जाया करती थी। इस समय हमको प्रथम दृष्टया विद्युत विभाग के अफसरों की लापरवाही है। इन्होंने ज़्यादा पैमाने पर इसमें कर्मचारी लगाने चाहिए। जब इनको पता है इतना बड़ा लाइन है, 32 किलोमीटर की लाइन है, 31 kV की लाइन है, तो इसमें एक सीमित कर्मचारियों का काम पे लगाया गया है, जिससे ये आपूर्ति सुचारू सही समय पर नहीं हो पा रही है, जिसके हम सब खिलाफ आक्रोशित हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है कि 3-4 घंटे के अंदर नैनीताल की विद्युत व्यवस्था पूर्ण कर दी जाएगी। नहीं करेगी तो हमने तो कह दिया कि कल हम 24 घंटे के अंदर से तालाबंदी कर देंगे। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में नैनीताल हाईवे पर गाड़ी हटाने को लेकर उपजे विवाद के बाद 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे चले। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में भी दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। वहीं एक पक्ष ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस ने कीरतपुर में एक गोदाम से करोड़ों रुपए की एनसीईआरटी की किताबें बरामद की है। किताबों से लदा ट्रक और गोदाम को कब्जे में लेकर सील कर दिया गया है। फिलहाल मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये छापेमार की कार्रवाई की गई। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई का मौका मिलेगा। तहसील परिसर में एक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया गया है, जो बच्चों के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देगा। शिक्षा नगरी रुड़की में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएसआर के अंतर्गत तहसील परिसर में एक आधुनिक कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई है। देखिए, हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में आईटी रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और सीएसआर के माध्यम से इसमें वी-मार्क के द्वारा यहाँ पर एसडीएम रुड़की इनके इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और अभी डायरेक्टर साहब भी आ रखे हैं आईटी रुड़की के, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, भले वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या उनकी और भी टीम हो, वो यहाँ पर आके मेंटरिंग भी करेंगे बच्चों की और बच्चों को हेल्प भी करेंगे आगे कंप्यूटर लिटरेट बनने में। हाँ, जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया अभी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे आईआईटी रुड़की किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो
और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है आजकल, जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कैचीधाम क्षेत्र में जाम की समस्या के समाधान और भवाली बाईपास, भवाली रातीघाट बाईपास और श्री कैचीधाम मंदिर में निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ साथ लोअर माल रोड में चल रहे ट्रीटमेंट काम का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो यहाँ अभी लोअर मॉल रोड पे जो सिंक कर रही है रोड में, जो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन काम कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन किया गया। और अभी तो पीडब्ल्यूडी कम ही लेंथ में कर रही है, लेकिन बाकी लगभग 190 मीटर में इनको काम करना है। सिमिलरली जो आउटर वॉल है, जो इरिगेशन को पाइलिंग करके सपोर्ट देना है, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। कुछ पोर्शन में डिटेल टेक्निकल इन्होंने एस्टिमेट्स वगैरह बना लिए, एनालिसिस करके IT रुड़की के सहयोग से। अब उसकी भी स्थिति होगी तो उस पर भी ये काम स्टार्ट करेगा। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों भाजपा के भीतर की खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता अजेंद्र अजय के एक बयान ने न केवल पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है, चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति प्रदेश में एक्टिव हो जाती है, जिसके चलते तमाम पार्टियों ने बयानबाजी शुरू होने से पहले ही कड़ा संदेश पार्टी की ओर से देने का काम कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भाजपा की राजनीतिक स्थिति लंबे समय से मजबूत मानी जाती रही है। लगातार चुनावी सफलता और संगठनात्मक मजबूती के कारण पार्टी सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन समय समय पर पार्टी के भीतर से उठने वाली नाराजगी की आवाजें नेतृत्व के लिए चुनौती बनती रही हैं। इसी कड़ी में अब अजेंद्र अजय का बयान चर्चा का विषय बन गया है, जो सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तुरंत ही हस्तक्षेप किया। उन्होंने अजेंद्र अजय से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की और पार्टी नेताओं को सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर संयम बरतने की नसीहत दी। महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की असहमति या नाराजगी को सार्वजनिक करने के बजाय संगठन के मंचों पर उठाया जाना चाहिए। भाजपा के भीतर चल रही इस हलचल के बीच विपक्षी दल कांग्रेस भी सक्रिय हो गया है। हर कोई दल चाहता है कि चुनाव के पहले उसके हाथ भी कुछ लग सके। इस वजह से आरोप और प्रत्यारोप का माहौल बनने का भी प्रयास चरम पर है। व्यक्ति कुछ भी लिखता रहे, लेकिन सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता किसी के द्वारा भी होती है तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने संज्ञान लिया है सर उनकी इस पोस्ट पर? मैं अभी देख रहा हूँ, पोस्ट को देख रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी। मैं पोस्ट को देखूंगा क्योंकि मैं कल ही आया हूँ। और इस प्रकार की पोस्ट अपने बारे में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा कोई लिख रहा है तो वो उसका हम क्या समाधान, अपना व्यक्तिगत मानता है व्यक्ति का सोशल मीडिया किसी रूप में रखता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो पार्टी उसको संज्ञान देती है। उसके सापेक्ष उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, मैं तो स्वयं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, आप कैसे मुझ पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जो सच है उसको मैंने प्रदेश की जनता के आवाम के सामने रखा है, स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है, वहाँ पर काफ़ी खामियां हैं, जिसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। चुनाव आने से पहले अब मुख्य विपक्षी दल भी सक्रिय हो गया है। विपक्ष का मानना है कि भाजपा में इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा में विचारधारा से ज्यादा सत्ता की राजनीति हावी हो चुकी है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है। अजेंद्र अजय का बयान सामने आते ही भाजपा के भीतर असहज स्थिति बन गई है, क्योंकि मामला केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री के बयान से जोड़कर देखा जाने लगा है। ऐसे में पार्टी के लिए इसे हल्के में लेना संभव नहीं था। इस वजह से भाजपा पार्टी दबे मुंह से सब सही है की बात तो करती नजर आ रही है, लेकिन सब सही दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ऐसा है, ये जो चुनावी वर्ष है इसमें इस प्रकार के काम होते रहते हैं, इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। और
हम फायदा केवल ये ले सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड का आंदोलन अपनी तैयारी कर रहा है इस बार, और जम के ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से हम सीटों का अधिक से अधिक मत ले सके सीटों पे, और ताकि हमारी सरकार बन सके, हमारे अच्छे विधायक जीत के आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करती है, पारदर्शिता की बात, राजनीतिक शुचिता की बात, अनुशासन के कसीदे पढ़ती है, दूसरों को नसीहत देते हुए दिखाई पड़ती है, आज उसके घर में क्या चल रहा है? भरत चौधरी कह रहे हैं अधिकारियों को जूते की नोक पे रखूंगा, बिशन सिंह चौफाल कह रहे हैं कि सरकार में काम नहीं हो रहे, अरविंद पांडे कह रहे हैं अवैध खनन हो रहा है, मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं कि सब चोर भरे पड़े हैं नदी नालों में, और त्रिवेंद्र रावत जी संसद में कह रहे हैं, बात को उठा रहे हैं अवैध खनन की बातों को। बलूनी जी जो हैं गैरसैंण तो सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तो पराकाष्ठा हो गई जब अजेंद्र अजय जो बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं और एक जमाने में अकेले ऐसे नेता थे जिनको नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे एक्स हैंडल पे फॉलो करते थे, वो अब दुखी होने की बात कर रहे हैं। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से कितने कार्यकर्ता, अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उसी से पता लगता है कि कौन खुश है और कौन नाखुश है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि अपने कार्यकर्ताओं को देखना छोड़ दिए, क्योंकि नेताओं के इर्द गिर्द घूमते घूमते उनको समझ नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। और जहां तक रही बात हमारे वरिष्ठ नेता भाई साहब श्री अजेंद्र अजय जी की, तो देखिए ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का हक है। उत्तराखंड में अगले साल 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बना रहे नेताओं ने भी अपनी भागदौड़ शुरू कर दी है। फिलहाल भाजपा नेतृत्व इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे पहले भी विधायक अरविंद पांडे और प्रणव सिंह चैंपियन की हाल ही में हुई मुलाकात से व्यतीत हुआ है, लेकिन पार्टी ने इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताया है। इसी कड़ी में अब अजेंद्र अजय का बयान चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन विपक्ष से पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस अंदरूनी असंतोष को किस तरह से संभालती है और क्या ये विवाद यहीं थमता है या फिर आगे भी राजनीतिक बहस का विषय बना रहता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दिख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां गौलापुर स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित लीजेंड्स लीग के दौरान ये तैनात बाउंसर्स ने वेतन भुगतान में विलंब को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। बाउंसरों ने स्टेडियम के गेट बंद कर दिए, जिससे खिलाड़ियों और स्टाफ की आवाजाही रुक गई और खिलाड़ियों की बसें भी अंदर फंस गई। इससे तनाव बढ़ गया और स्टेडियम परिसर अजीब वातावरण में बदल गया। बाद में आयोजकों ने मौके पर पहुंचकर बाउंसरों से बातचीत कर भुगतान का भरोसा दिलाने का मामला, जिसके बाद शांत हुआ। क्योंकि जैसे कोई एजेंसी आती है, मैच कराती है, उन्होंने हमारे पास कल तक का हमारे पास पैसा जमा था और मैच हुआ। कल जो भी प्रकरण हुआ इनका, जो भी हमारे हाईमास नहीं जले, तो एजेंसी के द्वारा जो करा रही है एलएलसी, इनके द्वारा जो है डीजी जो सेट हमारे हैं जो चलते हैं, जिसपे हाईमास चलता है, तेल नहीं डाल दिया था, तो इनकी तरफ से व्यवस्था हुई वो एलएलसी की तरफ से थी, क्योंकि डीजी में तेल नहीं था। तो जब इनके द्वारा तेल डाला गया है उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ है। इसमें खेल विभाग कहीं से भी तरह से जिम्मेदार नहीं था। और अब खबर नैनीताल से है। नैनीताल में मॉक ड्रिल के तहत आपदा से हुए नुकसान व भूकंप को लेकर नैनीताल जनपद में मॉक एक्सरसाइज की गई। इस क्रम में चार्टन लॉज क्षेत्र बल्लीताल नैनीताल में भूस्खलन व नैनीताल झील में नाव पलटने की सूचना पर राहत काम के लिए रक्षा एवं बचाव दल की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर राहत बचाव टीमों द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आज इस कार्रवाई के दौरान मैं जिला कार्यालय, जो जिला डिजास्टर कंट्रोल डिपार्टमेंट कार्यालय रहता है, वहाँ से सूचना मिली थी कि 2 जगह यहाँ पर घटना हुई है। एक तो चार्टर लॉज क्षेत्र था जहाँ पर भूस्खलन की घटना होने की हमें सूचना मिली थी। तत्काल सूचना मिलते ही जो हमारी रेवेन्यू टीम थी, उसके अलावा जो हमारे पुलिस विभाग था, हमारी और इसके अतिरिक्त अदर डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, अदर डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे मौके पे भेजा गया। जो वहाँ जब हम मौके पे गए तो सूचना ये मिली थी कि 3 लोग वहाँ पे जो भूस्खलन से मलबे में दब गए हैं तथा 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
और अब खबर कोटद्वार से है, जहां आगामी चारधाम को देखते हुए जनपद पुलिस यात्रा को सुरक्षित करने में जुट गई है। जनपद पौड़ी पुलिस ने अपने आपदा तंत्र बल को मजबूत करते हुए उसे आधुनिक संसाधनों से लैस करने की बात कही है। एडिशनल एसपी मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने अपने आपदा बल का एक्टिव करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों को भी देखा जा रहा है। को जो उनके संसाधन हैं उसको लेकर उसकी जानकारी ली जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है कि उनके पास प्रॉपर जो हमारे आपदा संबंधी उपकरण हैं वो सुचारू रूप से हैं उनके पास। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का